अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने फ़ोन्स को देख लिया कि फ़ोन्स कैसे लगते हैं, पर हम उनको और भी एडिट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ को यूज़ करने के बाद। तो उसको कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास आ जाता है कि हमने उसका कलर कैसे चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज करनी है, उसके स्टाइल्स कैसे चेंज करने हैं, जैसे अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, ओवरलाइन करना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अपर केस, लोअर केस, ठीक है, कैपिटलाइज़ेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये हमने सारा आज के इस लेक्चर में ए टू ज़ी कवर कर लेना है। तो आपने मेरे साथ ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। जैसा कि हमारी CSS की सीरीज़ चल रही है और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है कि हम CSS से अपनी वेब पेज को कैसे प्यारा बना सकते हैं और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना है डिफरेंट तरीक़ों से। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो CSS टेक्स्ट के ऊपर है कि जो CSS में हमने यानी कि जो हमने HTML में टेक्स्ट लिखा होता है हम उसको और प्यारा कैसे कर सकते हैं, उसको और ब्यूटीफुल मतलब कि उसमें कैसे अट्रैक्शन डाल सकते हैं कि यूज़र को वो पढ़ने में आसानी हो, उसको पढ़े भी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं आज हम। तो हमारे पास 6 चीज़ें हैं जिससे हम टेक्स्ट में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि पहला है टेक्स्ट का कलर, दूसरे है टेक्स्ट के अलाइनमेंट, फिर टेक्स्ट की डेकोरेशन, फिर टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन, फिर टेक्स्ट की स्पेसिंग और फिर टेक्स्ट पे हम शेडो लगा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम टेक्स्ट का कलर, अलाइनमेंट और डेकोरेशन पढ़ेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट बहुत अच्छा नज़र आने लग जाएगा। तो आज शुरू करते हैं इसको टेक्स्ट कलर के साथ। अच्छा, तो ये हम स्टाइल CSS में चले जाते हैं और हम जैसे ऑफसेट ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में हमने इस पैराग्राफ को हमने कलर जी दिया हुआ है, यहाँ पे देखें ग्रीन। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को कलर देना है तो उसको हमने जस्ट कलर लिखना है, COLOR, और उसके बाद हमने वो कलर कलर लिख देना है। और जैसे कि टेक्स्ट कलर हमने कलर के टॉपिक में पढ़ा था, कलर के लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, 2 से 3 लेक्चर हैं और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कलर के नेम के साथ हम कलर कैसे दे सकते हैं, हेक्सा कोड कैसे दे सकते हैं, RGB वैल्यू दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो वो आप कलर के लेक्चर देख लें, उसमें मैंने बहुत डिटेल से और आसान तरीके से समझाया है कि ये जो कलर की प्रॉपर्टी है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसी कलर की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करके हम यहाँ पे कलर इसको दे सकते हैं रेड, या कोई हेक्सा कोड, या कोई RGB वैल्यू, कुछ भी दे सकते हैं। अब जैसे हम ये देखें रेड किया तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। हम इसको पिंक करके देखते हैं। अब हम सिर्फ टेक्स्ट के टॉपिक पे इस वक्त बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पिंक हो गया कि हम जो भी बहरहाल इसमें कलर देना चाहें। ये हेक्सा कोड दिया है तो ये हेक्सा कोड ब्राउन का हो गया, ठीक है। RGB ये वैल्यू देनी है या RGB वैल्यू देनी है तो वो भी दे सकते हैं हम। इसमें हमने रेड, ग्रीन और ब्लू के कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। ये एक येलो का शेड बन गया है, ठीक है। अब ये डार्क येलो हो जाएगा। तो ये कैसे देते हैं RGB वैल्यू और ये सारा कुछ ही मैंने अलहदा से लेक्चर बना के तो वो रखे हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास हमने क्या है, अगर हम कलर दे रहे हैं किसी टेक्स्ट को तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि उसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। यानी ये इस वक्त सिंपल बैकग्राउंड वाइट है ना, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि उसको बैकग्राउंड देना चाहिए ताकि पढ़ा जा सके। यानी कि पीछे से आप लाइट देंगे तो ऊपर से डार्क कलर दे देंगे तो वो काफ़ी आसानी से जो यूज़र है वो उसको पढ़ सकेगा। अब जैसे ये वाला हम इसको गंदुमी सा कलर है एक, उसको दे देते हैं और ऊपर हमारा येलो भी लाइट कलर है तो हम उसको दे देते हैं तो वो उसको पढ़ा नहीं जाएगा। तो हमने उन दोनों को आपस में देखते हुए कलर मैच करवाना है। तो ये देखें अब ये पीछे बैकग्राउंड भी लग गया कितना प्यारा सा, और ऊपर हमारा टेक्स्ट का कलर भी हमने रेड कर दिया है, या जो भी हम चाहते हैं उसका कलर करना। जैसे कि पर्पल कर सकते हैं हम, जो भी डार्क कलर है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप कलर उसको डिफाइन कर रहे हैं
तो बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन करें। लेकिन नहीं करना तो मतलब कोई चीज़ मस्ट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे भी कलर चेंज हो रहा था, अभी हम करके देख ही रहे थे, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर में यही है हमारे पास। उसके बाद हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी वेबसाइट पे देखा होगा, कोई टेक्स्ट इस साइड से यूज़ हो रहा है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है, कोई राइट साइड से शुरू होता है, कोई सेंटर से शुरू होता है, कोई बीच में से मतलब कि वो अलाइनमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। कि किस साइड से शुरू होना है उसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो हमारे पास जी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, तो उसको हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं जी, टेक्स्ट अलाइन, के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट, ठीक है। तो ये वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही है, तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम क्या कर देते हैं, राइट, तो वो कहाँ से शुरू होगा, राइट से शुरू होगा, ठीक है। ये अब राइट कॉर्नर से शुरू हुआ, पहले वो लेफ्ट कॉर्नर से ले जाके राइट तक जाता था और जितनी बचती थी वो खाली छोड़ देता था। अब उसने क्या किया, अभी ये देखें, तो ये मैं दोबारा लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे हो गया, राइट साइड पे करते हैं, वो राइट साइड से शुरू होता है, ठीक है। और इसको हम सेंटर कर देते हैं, क्या हुआ, सेंटर से उसने लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली जगह छोड़ के सेंटर से शुरू कर दिया है। और इसमें एक चौथी चीज़ है, जस्टिफाई, जस्टिफाई लिखना है। इससे क्या होगा, वो लाइन को एक ही सीक्वेंस में शुरू करेगा और एक ही सीक्वेंस में ख़त्म करेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब हमने थोड़ा सा टेक्स्ट अपना ज़्यादा कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई का क्या हुआ, अब वो एक ही जगह से लाइन शुरू कर रहा है, एक ही जगह पे लाइन ख़त्म कर रहा है, ठीक है। उसने इक्वली सबको डिस्टेंस दे दिया है। अगर ये जस्टिफाई हम ना करें, ये देखें, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे खाली स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो वो खाली स्पेस नहीं ला रहा, या अगर खाली स्पेस वो लाएगा भी तो दोनों साइडों से लाएगा। वो इक्वली हमारा जो कंटेंट है उसको खुद हिसाब लगा के ब्राउज़र के हिसाब से जस्टिफाई कर देगा कि किसको कितनी जगह चाहिए। ये देखें, उसने इक्वली डिस्टेंस दे दिया, वर्ड्स के अंदर भी डिस्टेंस दे दिया, लाइंस भी एक्यूरेटली हमारी यूज़ हो रही हैं, तो इस हिसाब से वो करता है। तो जस्टिफाई में इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी, हमने पढ़ लिया है, स्ट्रेच कर देता है वो उसको, ठीक है। और उसके बाद इक्वल विड्थ दे देता है, जस्टिफाई जब करते हैं लेफ्ट राइट से मार्जिन इक्वली दे देता है। और ये इस तरह जो जस्टिफाई का एक एग्जांपल है न्यूज़पेपर, अगर आपने न्यूज़पेपर कभी देख के पढ़ा हो तो वो लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली मार्जिन जो होते हैं, ठीक है, उनकी वर्ड स्पेसिंग भी इक्वली होती है, तो ये उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट में ही एक और चीज़ है हमारे पास, टेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये एचटीएमएल में भी हमने पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को। तो उसमें क्या था कि हमने अगर टेक्स्ट को, अब जैसे अगर दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल उल्टा कर देगा। तो उल्टा करने से, एक सेकेंड, बिल्कुल हमारा जो टेक्स्ट है उल्टा लिखा हुआ आएगा, यानी कि अगर हम उल्टी स्पेलिंग लिख दें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, हम एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं, या इसको हम नॉर्मली लेफ्ट साइड पे ले आते हैं जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं जी, एल टी आर, जो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। यानी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है ना, मतलब सीधा सीधा हम लिख रहे होते हैं, राइट हैंड साइड से कर देंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी अगर टी एच ई दा लिखा हुआ है तो क्या लिखा आएगा, ई एच टी, ठीक है। और इनहेरिटल का मतलब, इनहेरिट का आपको मतलब पता है,
कि जो उसका पेरेंट डिव होगा या जो उसका पेरेंट एलिमेंट होगा, जो उसको स्टाइल दिया होगा वो उसको भी लग जाएगा, इनहेरिट को भी। इनिशियल का मतलब है जो बाय डिफॉल्ट उसका होता है, अनसेट का मतलब है हमने सेट नहीं किया। तो इसको हमने LTR अगर हम देकर देखते हैं तो हमें कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। नॉर्मल वो अपनी जगह पे आ गया, लेफ्ट साइड से हमने अलाइन कर दिया, जस्टिफाई भी खत्म कर दिया ना, तो वो अपने हिसाब से आ गया। लेकिन जैसे ही हम इसको RTL, ठीक है, कर देते हैं, और एक और प्रॉपर्टी इसको हम देते हैं यूनिकोड BD, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम इसको अगर साथ दे देते हैं और इसमें से हम BD ओवरराइड इसकी वैल्यू ले लेते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ। डायरेक्शन हमने दे देनी है RTL, R से आपने याद रखना है कि अब ये राइट साइड से उल्टा शुरू होगा। और यूनिकोड की वैल्यू हमने देनी है BD ओवरराइड। क्या देनी है? BD ओवरराइड। तो उससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब अगर आप दोबारा से देखें, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हमारा सीधा टेक्स्ट है, ये T से शुरू हो रहा है, ये H पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब ये हमारा, ये जो लाइन थी यहाँ पे, एक मिनट में आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये T से लाइन शुरू हो रही है, ठीक है, और ये R पे ख़त्म हो रही है। इसी लाइन को वो उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा कर रहा है। यानी वो R से शुरू करेगा, फिर O, फिर F, फिर स्पेस देगा, फिर H, फिर P, फिर A, और आखिर पे T आ जाएगा। लाइन टू लाइन उसने बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा कर देना है उसको। ROF, फिर H, स्पेस दी, फिर H, फिर ऐसे T पे ख़त्म हो रही है। ऐसे ही अगली लाइन भी है और ऐसे ये उससे अगली लाइन भी है। तो हमने अगर अपना टेक्स्ट बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा करना हो, काफ़ी दफ़ा हमें ये जावास्क्रिप्ट के साथ करने की ज़रूरत पेश आती है, तो हम ये कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, हमने सबसे पहले डायरेक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। डायरेक्शन में हमने लिख देना है RTL, यानी राइट साइड से। उसके बाद हमने यूनिकोड BD की एक प्रॉपर्टी देनी है, जिसमें हमने जो वैल्यू है वो BD ओवरराइड यूज़ करनी है। और वापस इसको सही करने के लिए हम नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल में आ जाएगा अपने। ये नॉर्मल में आ गया। और यहाँ से हम अगर इसको ख़त्म ही कर दें, या इसको हम LTL कर दें, यानी वो वापस लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू हो, तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। उसके बाद है वर्टिकल अलाइनमेंट। अच्छा, वर्टिकल अलाइनमेंट जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी कि लेफ्ट से राइट साइड पे या सेंटर में या इस तरह, ऐसे ही हम वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं किसी चीज़ की। अच्छा, अब हम यहाँ ना कोई चीज़ लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो रही है। अच्छा, ये जो अब ए का पैराग्राफ है, ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं पैराग्राफ में। यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज ए पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ के बीच में ये इमेज हम लगा देते हैं, बीच के अंदर, ताकि हमें पता चले कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हम 10 px कर देते हैं, छोटी सी इमेज लगा देते हैं हम। अब ये देखें, ये एक लाइन में आ गया और बीच में इसके इमेज भी आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने ऊपर नीचे को अलाइनमेंट करनी है। अभी हमने लेफ्ट राइट साइड पे करके देख लिया। अब हमने इसको क्या करना है, ऊपर नीचे को करके देखें। तो हम इस P को क्लास देते हैं लाइन की। और हम यहाँ पे सिलेक्टर से, CSS सिलेक्टर के लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि हम कैसे उठाते हैं किसी भी एलिमेंट को, या किसी भी एलिमेंट को कैसे टारगेट करते हैं, तो आपको वो आई टैग में आ जाएगा वो लेक्चर, तो आप वो देख सकते हैं सिलेक्टर, CSS सिलेक्टर का। तो अलाइन की क्लास से हमने डॉट लगा के उसको, पैराग्राफ को पकड़ लिया। अब हमने क्या करना है, वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल अलाइन लिखना है। उसमें सिर्फ क्या था, अलाइन, इसमें है वर्टिकल अलाइन। इसके हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी, ये देखें। इसकी हमने जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, बॉटम, मिडल और टॉप। जिसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम टॉप लिखते हैं तो ये हमारी टॉप से ही शुरू हो रही है। एक मिनट रुकिए, मैं ना इमेज की थोड़ी सी
बड़ी कर देता हूँ, साइज में बड़ा कर देता हूँ। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये टॉप से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसको हम दे दें मिडल, इसको ना आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं इमेज को भी साथ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ क्लियरली आएगा कि ये फ़र्क हो रहा है। इसको हम देते हैं अलाइन वन की प्रॉपर क्लास। अलाइन वन की क्लास दे दी और उसको हमने क्या दे दिया, अब हमने इसको कुछ भी नहीं करते और अलाइन वन की क्लास यानी कि अब इमेज के साथ हम खेलने लगे हैं कि इमेज को हम ऊपर नीचे करने लगे हैं, ठीक है। इसको हम देते हैं टॉप की क्लास। यहाँ से पैराग्राफ हमारा शुरू हो रहा है। अब अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो आप ध्यान से देखें कि इमेज वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा था, यानी वो ऊपर को जा रही है। लेकिन अब हमने क्या कहा है कि भाई वो टॉप से शुरू हो, टॉप से शुरू हो, बाकी नीचे छोड़ दो। तो ये हमने टॉप किया, तो जो हमारा पैराग्राफ है वो उसके साथ मैच हो जाएगी, उसकी जो हाइट है वो उसके साथ मैच हो जाएगी। अब पैराग्राफ ऊपर नहीं आया, ध्यान से अगर आप देखें तो इमेज ऊपर गई है, पैराग्राफ वैसे का वैसे वहीं पे ही है। इमेज ऊपर गई है, इमेज पहले नीचे से शुरू हो रही थी तो अब वो ऊपर से शुरू हो रही है। इसी को अब अगर हम मिडल कर दें, अब ये देखें सेंटर शुरू हो रही है, अभी भी पैराग्राफ वैसे का वैसे ही है, लेकिन जो इमेज है उसको हमने आधा ऊपर और आधा नीचे यानी कि सेंटर से शुरू करवा दिया। जैसे अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली में सेंटर था, ऐसे इसमें मिडल है, ठीक है। और सबसे लास्ट पे हम इसको बॉटम कर सकते हैं, यानी कि जैसे वो नॉर्मली पहले थी वो बॉटम पे थी, ठीक है। तो वो अपनी वापस अपनी हालत में आ गई है, तो हम इसको बॉटम कर सकते हैं, हम मिडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम टॉप कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह हम वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। जो पहले हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी। तो ये इस तरह भी हम अपने टेक्स्ट को या अपने किसी भी एलिमेंट को हम उसके साथ खेल सकते हैं। अब अगर हम ये देखें, इसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं टॉप की, इसको कर देते हैं हम मिडल की। तो हम अपने हिसाब से जो भी हमने कंटेंट को हिसाब रखना है या जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके हिसाब से उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ना पैराग्राफ भी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन क्योंकि हमने इमेज को टॉप पे ही रखा हुआ है इसलिए वो टॉप पे ही आएगी, जहाँ पे भी पैराग्राफ होगा वो उसके टॉप पे आ जाएगी। अब वो उसके बॉटम पे चलेगी क्योंकि हमने अब इमेज को कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, अगर मैं इसको भी मिडिल कर देता हूँ, दोनों मिडिल में आ जाएंगे, पैराग्राफ भी मिडिल में है और इमेज भी मिडिल में है, ठीक है। तो इस तरह हम अब इसके साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट की हम डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है ना, वो यूज़ होती है लिंक्स के ऊपर। जो हम लिंक्स बनाते हैं, अगर मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि कुछ पैराग्राफ्स के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल्स होते हैं, वो पहले ही लग जाते हैं उसको, ठीक है। जैसे हेडिंग होती है, हेडिंग बड़ी साइज़ में होती है ना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, ऐसे ही काफ़ी सारे टैग्स हैं उनके स्टाइल्स ना पहले से ही लगे होते हैं। यहाँ मैं एक और लिंक नया बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टाइल्स लग जाते हैं, हम उसको स्टाइल्स अभी नहीं देते तो भी उसको लग जाते हैं। तो लिंक क्या होते हैं उसका भी मैंने अलग से एक लेक्चर रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, आपको ये आई टैग में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक लिंक बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सिर्फ लिंक लिखा, उसको मैंने कोई क्लास नहीं दी, कोई सिलेक्टर नहीं उससे यूज़ किया और ना ही उसको कोई स्टाइल दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास एक ब्लू कलर का, खुद ही से ब्लू कलर का बन के आ गया। अगर मैं जस्ट कोई टेक्स्ट लिखता, ये देखिए मैं ये पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो वो मेरे पास ब्लैक कलर का लिखा हुआ आ रहा है, ये ब्लू कलर का लिखा आ रहा है, वो अंडरलाइन भी है, साफ पता लग रहा है कि ये लिंक है। इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे ना तो आपका जो ये कर्सर है वो हैंड बन गया, इसके ऊपर आई बन गया, ठीक है। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम है स्टाइल्स होते हैं वो लग जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है वो क्यों यूज़ होती है कि हमने ना इसको अंडरलाइन, जो ये अंडरलाइन हुआ है ना,
इसको हमने हटाना होता है। कहीं ये प्यारा लग रहा होता है, कहीं ये प्यारा नहीं लग रहा होता, या हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं होती कि हमने इसको अंडरलाइन करना है। तो हम इसको आईडी दे सकते हैं जैसे CSS सेलेक्टर से, और इसको हम दे देते हैं जी लिंक की। इसको हम आईडी से पकड़ते हैं, सॉरी लिंक से पकड़ते हैं और इसको हमने देना है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। और यहाँ पे नन, यानी जो भी उसकी डेकोरेशन हुई हुई है उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो क्या कर देगा, अंडरलाइन उसने खत्म कर दिया। अब कुछ चीजें हैं उसको हमने अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। इसको तो हमने अंडरलाइन खत्म करना था ना, तो हम उसको अंडरलाइन खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यहाँ लगाते हैं पी का टैग, जो अभी हमने बनाया भी था। हम इसको लिंक जैसा अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। और इसको हम आईडी इसको भी दे देते हैं, टेक्स्ट की दे देते हैं इसको आईडी, टेक्स्ट 1 2 की दे देते हैं, शायद टेक्स्ट की हमने पहले यूज की हुई है। टेक्स्ट 1 2 की आईडी से हम पकड़ ले हैं इसको, और इसको हमने टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया। भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम देख लेते हैं स्लाइड्स पे। अच्छा, तो हम ओवरलाइन दे सकते हैं, लाइन थ्रू दे सकते हैं, और अंडरलाइन दे सकते हैं। ओवरलाइन देखते हैं फिर क्या चीज़ है ये। इसके ऊपर लाइन लग गई है, लाइन थ्रू दे देते हैं, ये लाइन थ्रू हो गया। अगर आपको याद हो तो HTML के लेक्चर में हमने सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। हम अगर वो टैग्स यूज़ करना नहीं चाहते और हम CSS से देना चाहते हैं किसी भी टैक्स को, तो हम इस तरह भी दे सकते हैं। और अगर इसी को हम अंडरलाइन यूज़ कर लें, तो जो लिंक को पहले से दी होती है चीज़, ये अंडरलाइन हो गया। अब सिर्फ इसका हम अगर कलर चेंज कर दें तो ये भी लिंक बन जाएगा। ये देखें जी, ये भी लिंक बन गया। और चौथी वैल्यू क्या है, नन की। अगर हमने इसमें से किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, अब दोनों लिंक बन गए ना, एक जैसे लग रहे हैं ना, हमने स्टाइल ही ऐसा कर लिया कि वो लिंक लग रहा है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमने ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को किस तरह हमने प्रेजेंट करना है। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ था और हम उसमें स्टाइलिंग कर रहे थे, तो ये हमारे पास पैराग्राफ था, तो इसको हम स्टाइल कर रहे थे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर हम इसको दें तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि जो पहला वर्ड होगा, यानी कि ये दिस इज अ पैराग्राफ, यानी कि ये हर वर्ड का पहला पहला जो लेटर है उसको कैपिटल कर देगा, और बाकी सारी चीज़ें स्मॉल हो जाएंगी। तो ये खुद ही उसने पहला कैपिटल कर दिया, और उसके बाद हमें यानी कि लिखते हुए अगर हम यहाँ सारे स्मॉल भी लिख दें, यहाँ पे हम सारे स्मॉल भी लिख दें तो भी, या यहाँ पे कैपिटल लिख दें, तो वो खुद ही उसको मैनेज करके सबसे पहला लफ्ज़ कैपिटल कर देगा, तो उसके बाद बाकी स्मॉल कर देगा, ठीक है। उसके बाद है जी कैपिटलाइज के बाद है हमारे पास लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, वो सारी चीज़ों को स्मॉल लेटर में कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जब शुरू हो रही है तो उसने ये सिर्फ कैपिटल किया है, बाकी सारे उसने ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हमारे पास है, अब इसमें हमें आसानी क्या होती है कि हमें देखना नहीं पड़ता कि हमारी अपर केस है लोअर केस है, जो हमारा जो कंटेंट होता है उसमें हमें फिर टाइम लगाना नहीं पड़ता। तो हम इसको इसी तरह स्टाइल कर लेते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट को हम मेंटेन कर सकते हैं। अपर केस कर देते हैं तो वो सारे कैपिटल कर देगा, ठीक है। अभी उसने सारे कैपिटल कर दिए। तो ये दो तीन जो हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इनिशियल और इनहेरिट का सारों में सेम ही होता है। नन का मतलब क्या है, जो हमने लिखा होगा फिर वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज में या नन में। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट के अंदर हमने किसी भी किस्म की स्पेस डालनी है तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं,
पहली हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है टेक्स्ट इंडेंट की। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंट से क्या होता है कि अगर हम एक किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं और हमारा दिल होता है कि जो डेफिनेशन उसके नीचे, मतलब पहले हमने हेडिंग दी और उसके बाद हमारा दिल है कि थोड़े से फासले के बाद लाइन शुरू हो, या हम डेफिनेशन नहीं भी लिखते, हमारा जो पहला पैराग्राफ है, जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से शुरू ना हो जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा फासला दे के शुरू हो, तो उसको हमने अगर फासला देना है तो कहाँ से दे सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टीज। इसको हम 20 px अगर दे दें तो 20 px छोड़ के शुरू होगा, इसको हम 30 px दे दें तो वो 30 px छोड़ के फासला अपना पैराग्राफ शुरू करेगा। तो इस तरह हम ये स्पेस दे सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंटेशन इसको कहते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ शुरू करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब है ये जो ये दिस लिखा हुआ है, इस दिस में 4 लेटर्स हैं, THI और S, इसके बीच में जो फासला है उसको क्या कहते हैं, लेटर स्पेसिंग। तो अगर हमने उसको भी कंट्रोल करना है तो हम वो कर सकते हैं, हम CSS से हर चीज़ ऑलमोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या, हम हर चीज़ ही कर सकते हैं। अगर हम इसमें लिख दें 5 px तो वो एक एक लेटर में क्या कर देगा, 5 5 px का फासला कर देगा। यानी टी के बाद उसने 5 px छोड़ दिए, फिर एच के बाद उसने 5 px छोड़ दिए, फिर आई के बाद उसने 5 px छोड़ दिए, ऐसे उसने हर चीज़ पे 5 5 px छोड़ दिए। ठीक है, अगर हम इसको माइनस में ले जाएं तो वो माइनस में भी ले जाएगा, इसको हम कर दें -2 तो वो बिल्कुल साथ साथ जोड़ देगा, जिससे रीडेबिलिटी हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये हम बिल्कुल अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 px दे दिया, इसको 1 px देते हैं, हमें पता चलेगा कि ये हमारी नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो कितनी होती है, लेटर स्पेसिंग 1 px। उसके बाद लाइन हाइट है, यानी कि ये जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो कितनी हाइट है, यानी ये जो टी लिखा हुआ है उसके बाद उसने जगह छोड़ी हुई है और फिर अगली लाइन है, तो वही जो एक लाइन कितनी हाइट ले रहा है, कितनी लंबाई ले रहा है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कहते हैं जी लाइन हाइट, और इसमें हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इस तरह हम उसको काउंटिंग दे सकते हैं। जैसे ये 1 हो गई है, इसको हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तभी इसने 3 लाइन छोड़ दी हैं, यानी 3 का उसका जो भी यूनिट बन रहा है, इसमें px वगैरह नहीं देना, हमने सिर्फ नॉर्मल अपनी काउंटिंग यूज़ करनी है, 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी चाहें उसको लाइन हाइट दे सकते हैं। ये देखें, अब इसने 5 5 लाइन का गैप छोड़ दिया, तो इस तरह हम इसको लाइन हाइट दे सकते हैं। इसको हमने 1 ही दे देते ताकि ज़्यादा हमारा खराब ना हो टेक्स्ट। के बाद 2 चीज़ें और है हमारे पास टेक्स्ट स्पेसिंग के ही अंदर, जैसे हम लेटर के अंदर स्पेस कर सकते हैं, जैसे THI और S के अंदर, ऐसे ही हम एक पूरे वर्ड यानी इस दिस और इस इज के बीच में जो फासला है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है जी, वर्ड स्पेसिंग। काफ़ी आसान है CSS और HTML, क्यों, क्योंकि वो हमारी इंग्लिश के बिल्कुल करीब है, यानी कि वर्ड स्पेसिंग से साफ समझ आ रही है कि वर्ड के अंदर स्पेस दे रहे हैं हम, लेटर स्पेसिंग से साफ समझ आ रही है कि लेटर के अंदर स्पेस दे रहे हैं हम। तो इसको हम 20 px दे के देखते हैं कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में हमारे पास क्या हो, 20 px का फासला हो। तो ये ए देखें, अब एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में कितना फासला आ गया, जो हमने 20 px दिया था उतना उसको फासला लग गया। इसको हम अगर NPX कर दें तो वो हमारा फासला कम कर देगा। तो हम इस तरह वर्ड स्पेसिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद हम वाइट स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, वाइट स्पेस से क्या करती है जी, खाली स्पेस है, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले है जी नॉर्मल। इसको अगर हम नॉर्मल कर देते हैं, और इसको एक सेकेंड, इसमें HTML में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, हम ये नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे 2 3 और पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं हमने इसको क्या किया हुआ है जी, टेक्स्ट वाइट स्पेस को हमने कर दिया नॉर्मल। ये हम ना वर्ड स्पेसिंग वगैरह भी गलत ख़त्म करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा हम जो समझना चाह रहे हैं वो हम समझ सकें। और इसकी विड्थ को भी हमें नॉर्मल करना पड़ेगा।
तो ओके, अच्छा अगर अब ये हमारा फुल पेज है 100% पे, हम जूम इन करके देखते हैं तो हमें इसलिए बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होता है। तो ये हमारा पेज है। अब अगर हम देखें कि हमने जब HTML में लिखा था तो हमारी ये एक लाइन के बाद हमने ये लाइन छोड़ दी थी, एक किस्म की ये लाइन छोड़ दी थी, और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन से अगला पैराग्राफ शुरू किया और वहाँ पे 2 लाइनें लिखाई, और फिर हमने अगली लाइन पे फिर एक और लाइन लिखी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसने आगे से आगे लिखता गया और उसने सारा कुछ ही एक लाइन में ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपको ये पहले भी बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, जब हमने प्री का टैग पढ़ा था HTML के अंदर। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आई टैग के अंदर आ जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लें कि जो HTML है वो ये जो स्पेस होती है, ये खाली स्पेस, बेशक आप यहाँ पे एक स्पेस लगाएं या बेशक आप यहाँ पे 10 लाइनें छोड़ दें, उसने उसको मैटर नहीं करना। उसने सारी चीज़ों को पकड़ के सिर्फ एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देना है और हमें दिखा देना है। अब इस चीज़ को हमने अगर सही करना है तो हम प्री का टैग यूज़ करते थे HTML में, ठीक है। लेकिन अगर हमने यही चीज़ CSS से करनी है कि हमने प्री टैग के अंदर वो चीज़ नहीं लिखी और अब हम चाहते हैं कि वो वैसे की वैसे शो हो जैसा हमने उसको लिखा है, जितनी स्पेसिस दी हैं उतनी ही आए, तो हम उसको फिर वाइट स्पेस से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास और क्या चीज़ है जी, नो रैप। देखते हैं नो रैप से क्या होता है। नो रैप से भी हमारे पास वही स्टेट बन गई है जो हमारी नॉर्मल स्टेट थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है प्री की। प्री कीवर्ड, प्री नाम था हमारे टैग का, जिसमें हम क्या करते थे, जैसा हमने टेक्स्ट लिखा होगा ना सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। जैसे कि सपोज मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी कि हम पोइम लिख रहे हैं, तो पोइम में क्या होता है, एक लाइन खत्म होती है तो फिर वो अगली लाइन से शुरू करते हैं, एज अ पैराग्राफ नहीं होता। तो अगर हमने वो करना होता था तो हम प्री टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना होता था लिखते थे और बिल्कुल सेम टू सेम आ जाता था। तो अब इसी तरह CSS में कैसे करना है, हमने वाइट स्पेस के अंदर प्री का टैग, प्री की उसको वैल्यू दे देनी है। अब देखें, इसके बाद मैंने HTML में आपको दिखाता हूँ, इसके बाद छोड़ दी थी जगह और उसके बाद 2 लाइनें भी खाली छोड़ी, तो उसने 2 लाइनें भी खाली छोड़ दी। उसके बाद उस एक लाइन पे मैंने 2 लाइनें लिखी थी, एक लाइन एक पैराग्राफ और ये दूसरे पैराग्राफ, और फिर छोड़ दी थी। फिर उसने आगे सारा कुछ छोड़ दिया, हालांकि ये पूरी उसका पैराग्राफ की ही जगह है, वो लिख सकता है। उसके बाद फिर उसने अगली लाइन से शुरू किया। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन छोड़ के देखते हैं कि वो लाइन छोड़ता है, तो उसने लाइन छोड़ दिया। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि जो HTML है या ये हमारे ब्राउज़र, ये सारा कुछ ये वाइट स्पेस को कंसीडर नहीं करता। आप जितनी मर्जी वाइट स्पेसेस देते जाएं, ये एक ही स्पेस उसको रखेगा। तो अगर आपने अपने बिल्कुल फॉर्मेट वो रखना है जैसे आप लिख रहे होते हैं HTML में कंटेंट को, अपने टेक्स्ट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाइट स्पेस को प्रॉपर्टी देनी, वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी को आपने प्री का कीवर्ड दे देना है, यानी कि प्री की वैल्यू दे देनी है, या आपने ये जो पी के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है आपको ये प्री के अंदर लिखना पड़ेगा। ये मैंने HTML में भी पढ़ाया हुआ है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम इसको कमेंट कर देते हैं, और ये अभी भी वैसे का वैसे, ये थोड़ा सा छोटा इसलिए हुआ है क्योंकि पैराग्राफ की इसको स्टाइलिंग लगी हुई थी और वो सारे जो स्टाइल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये अब प्री जैसा हो गया। इसकी बेशक मैं आपको क्लास भी खत्म करके दिखा देता हूँ कि इसको अब कोई स्टाइल नहीं लग रहा, ये जस्ट प्री की वजह से ही वो फॉर्मेट बन रहा है जिस फॉर्मेट में हमने HTML लिखी है, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल सेम वो फॉर्मेट बन गया। अब सारी क्लासेस भी हटा दी, सारे स्टाइल्स भी हटा दिए हैं। तो अगर ये करना है तो ये कर सकते हैं, वरना हम किसी और टैग में भी सारा कुछ कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, जैसे पी के साथ नहीं हुआ, वो सारा कुछ एक लाइन में आ गया, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी हम दें वाइट स्पेस और उसकी वैल्यू दे दें प्री, तो क्या हो गया, वापस वो हमारे उसी स्टाइल में आ गया जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अब मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया कि जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह हमारे पास आ गया। अच्छा जी, वाइट स्पेस पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमारे पास है जी टेक्स्ट शेडो का। द टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी एड्स शेडो टू द टेक्स्ट। अच्छा, जब हमने टेक्स्ट ऐड करना होता है, सॉरी शेडो ऐड करना होता है टेक्स्ट के अंदर, तो हम उसको टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी देते हैं। इसी को हम टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी देते हैं। काफ़ी अच्छी ये प्रॉपर्टी है, इससे हमारे लुक बहुत अच्छी हो जाती है हमारे टेक्स्ट की। तो हमने टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी दे दी। इसमें हम कितनी वैल्यूज दे सकते हैं जी, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। आप उसको दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल शेडो, उसको आप दे सकते हैं वर्टिकल शेडो, उसको आप ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं, और उसको हम दे सकते हैं शेडो कलर।
तो सबसे पहले यही ऑर्डर होगा आपका। सबसे पहले हमने देना है कि हॉरिजॉन्टली शेडो कितना लगे, यानी एक्स एक्स एक्सिस पे कितना लगे, लेफ्ट टू राइट उस पे शेडो कितना लगे। सपोज हम कह देते हैं 2px। हम इस पे चेंजेस देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो हमने अभी 2px इसको दे दिया। अब हम इसको देते हैं वर्टिकल। ठीक है, फिर सॉरी, इसको हमने क्लास तो नहीं हटा दी थी इसकी, एक सेकेंड। ठीक है, क्लास है हमारे पास। अच्छा, जब हमने उसको दिया ना हॉरिजॉन्टल, तो वो उसके ऊपर ही था, मतलब कि 2px दिया तो वो आगे से आगे हो गया, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब हमने उसको क्या दे दिया, वर्टिकल भी दे दिया, यानी कि ऊपर से नीचे को भी दे दिया। अब देखेंगे ना, पी ऊपर था, थोड़ा सा नीचे उसका शेडो बन रहा है। तो ये ऊपर से भी 2px नीचे दे दिया और लेफ्ट राइट साइड से भी दे दिया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, रुके। पहला जो हमारा होगा वो हॉरिजॉन्टल शेडो होगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको साथ ही वर्टिकल भी देना है ताकि वो नज़र आए। ठीक है, दोनों देंगे तो वो नज़र आएगा। ये पहली हमारी जो वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल के लिए है, दूसरी वैल्यू है हमारी वर्टिकल के लिए। हम इसको जरूरी नहीं 2px ही दें, चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी, जितना मर्जी हम कर सकते हैं। देने हैं अपने दोनों। ये देखें, अभी थोड़ा सा नीचे आया, यानी ज़्यादा नीचे नहीं, पहले ज़्यादा नीचे आया था। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास है ब्लर, इसको कितना करना है हमने, यानी ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है इस वक्त देखा जाए ना, तो बिल्कुल जी जैसे ऊपर है ना वैसे ही नीचे। अगर हमने इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, हम इसको कहते हैं कि जी 1px ब्लर हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा वो ब्लर हो गया और हमारा जो टेक्स्ट असल है वो हमें रीडेबिलिटी उसकी बढ़ गई है, हमें वो पढ़ा जा रहा है। हम इसको और कम कर सकते हैं। हम इसको कह देते हैं 0.5px। ठीक है, इसको हम 1.5 करेंगे, ये और क्लियर हो गया। ठीक है, ज़्यादा करी जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा, और कम करते जाएंगे तो वो और ब्लर होता जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम इसको 2 कर देते हैं। अब ये और कम हो गया, लेकिन ब्लर है, अभी भी हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ शेडो है। इसके बाद हम इसका कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये भी पर्पल ही है ना, जो उसका कलर था उसने उसी को ले गया, उसको उसके अंदर, यानी जो कलर था हमारा उसी को उसने शेडो भी ले लिया, इनहेरिट कर लिया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। रेड कर दिया मैंने। अब आपका जो शेडो ध्यान से देखें तो रेड हो गया। येलो कर दें, वो क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, ग्रीन कर दें, या जो भी आपने कलर रखना है, या जिस हिसाब से भी रखना है, हेक्सा कोड वगैरह भी रख सकते हैं आप। तो ये ग्रीन हो गया। तो ये देखें कितनी हमारी प्यारी सी लुक बन गई है हमारे पैराग्राफ की। और उसमें शेडो ने हमारा बहुत अहम किरदार अदा करता है, शेडो। तो हम इस तरह अपने पैराग्राफ्स को बहुत प्यारा बना सकते हैं, और लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और ये सारा कुछ दे के भी हमारा जो पूरा कंटेंट है वो बहुत प्यारा बन जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो पिछला लेक्चर ज़रूर लिएगा, आपको आई टैग में शो हो जाएगा। तो तब आपको इस लेक्चर की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि आधा पार्ट पिछले लेक्चर में और आधा पार्ट इसमें है। तो अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से ग्रुप है, उसमें भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।